नमस्कार, मैं राजसी परिक आज हिमेटोलो ऑन्कोलॉजी क्लिनिक के निष्णात डॉक्टर राहुल जायसवाल के साथ हूँ। हमारे देश में बढ़ते हुए कैंसर को देखते हुए इसके बारे में सही जानकारी मिलना बहुत ही आवश्यक है। आज डॉक्टर साहब हमें कैंसर के बारे में आवश्यक माहिती देंगे। वेलकम डॉक्टर, नमस्कार। सर, कैंसर क्या है और कैंसर क्यों होता है? देखिए राजसी, कैंसर क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर हर ऑर्गन में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिससे सारे ऑर्गन्स बनते हैं। अब कोई भी कारण से ये जो सेल्स हैं इनका बनना या इनका टूटना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और वो सेल्स ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाए तो वो कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। अब कुछ कारण से कैंसर सेल्स का नॉर्मल सेल्स का टूटना कम हो जाता है या उनका बनना ज़्यादा हो जाता है और वो सारी सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो गांठ में तब्दील हो जाते हैं। तो ये हमारे बॉडी के सेल्स ही हैं, बट इनका कंट्रोल ग्रोथ का कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जिसके कारण ये कैंसर में चेंज हो जाते हैं। और कैंसर क्यों होता है? ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे ग्रोथ मैकेनिज्म है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, उसके कारण कैंसर बनता है। जो ये माइनर लेवल पे सेल्स में चेंजेस होते हैं उसको म्यूटेशंस बोलते हैं। जो हमारे सेल ग्रोथ मैकेनिज्म है उसके अंदर चेंजेस हैं उसको म्यूटेशन बोलते हैं। ये म्यूटेशन कई बार अपने आप होते हैं, कोई किसी के हाथ में नहीं होता। वियर एंड टियर मैकेनिज्म के हिसाब से बहुत बार सेल्स बनते हैं, टूटते हैं, उसके अंदर कोई खराबी आ जाए जिसके कारण ये कैंसर में चेंज हो जाते हैं। और दूसरा, ये म्यूटेशंस हमारी कुछ आदतों के कारण, जैसे कि तंबाकू है, अल्कोहल है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, पेस्टिसाइड्स है, इन सब के कारण म्यूटेशंस होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके कारण कैंसर होता है। किसी इंसान को कैंसर है वो कैसे पता चलता है? देखिए, जब जैसे हमने डिस्कस किया कि कैंसर के सेल्स बढ़ते हैं, वो गठान में तब्दील हो जाते हैं और वो लोकल प्रेशर चेंजेस करते हैं। अब जो ऑर्गन में कैंसर है, जहाँ पे कैंसर है, उसके हिसाब से हमारे को पेशेंट को तकलीफ होती है। जैसे अगर मुंह के अंदर कैंसर सेल्स बनने लग गए तो कैंसर सेल्स बढ़ने लग जाएंगे और वो गठान के अंदर तब्दील हो जाएंगे और वही फिर अल्सर भी हो सकता है। लोकल एरिया पे वहाँ पे वो फट जाए और उसके अंदर से अल्सर में से खून निकलने लग जाए या मवाद निकलने लग जाए, या फिर गले के अंदर गठाने डेवलप हो जाए तो हमें मुंह के कैंसर के बारे में पता चलता है। ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर के अंदर वो सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो प्रेशर चेंजेस के कारण वहाँ पे गठान बनती है, दर्द, ब्रेस्ट के अंदर दर्द हो सकता है, निपल में से डिस्चार्ज हो सकता है, तब हमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चलता है। या फिर हमारे बगल में, हमारे गले के अंदर कहीं पे भी गठाने होती है उसमें पता चल सकता है। फेफड़े के कैंसर के अंदर वो गठाने बढ़ेंगी, फेफड़े के अंदर प्रॉब्लम होगा तो पेशेंट को खांसी होगी, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी, खांसी के अंदर ब्लड आ सकता है। इसी तरह से अगर आंतड़ियों के कैंसर के अंदर वो गठान बनी और उसने अपने आंतड़ियों के बीच में रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन किया तो पेशेंट को खाने के अंदर तकलीफ हो सकती है। वही गठान अगर उसमें से अल्सर हो जाता है तो ब्लीडिंग हो सकता है। मोटी आंतड़ियों के कैंसर के अंदर वो गठान अपने जो नॉर्मल लैट्रिन का रास्ता उसमें रुकावट करती है तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, अल्सर होने के कारण डायरिया हो सकता है। इसी तरह से हड्डियों के कैंसर के अंदर, मसल्स के कैंसर के अंदर वो गठान इकट्ठे होके आसपास प्रेशर करके दर्द कर सकती है। तो एक तो ये हो गया कि जो ऑर्गन में कैंसर है उस ऑर्गन में कैंसर के सेल इकट्ठे होने के कारण लोकल सिम्टम्स होना। दूसरा, जब कैंसर काफ़ी आगे स्टेज में हो जाता है तो कैंसर के सेल्स ब्लड में जाते हैं और ये ब्लड के द्वारा हमारे शरीर के कई इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में फैल जाते हैं। जैसे कि लीवर के अंदर काफ़ी कैंसर के सेल्स पहुंच सकते हैं, ब्रेन के अंदर कैंसर के सेल्स पहुंच सकते हैं। फिर पेशेंट को अगर ब्रेन के अंदर कैंसर के सेल्स पहुंचे तो वहाँ पर लोकल इफेक्ट के कारण पेशेंट को खींच आ सकती है, पेशेंट को सर दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है। लीवर में कैंसर होने के कारण फिर पेशेंट के पेट में दर्द होना, बिलिरुबिन बढ़ना, पीलिया होना, ऐसा हो सकता है। सो लोकल इफेक्ट्स और कैंसर आगे बॉडी में फैल जाए उसके कारण इफेक्ट्स, अगर ये सब चीज़ें होती है तो हमें पता चलता है कि कैंसर हो सकता है। सर, कैंसर का डायग्नोसिस होने के बाद क्या करते हैं? ठीक है, देखिए, कैंसर का डायग्नोसिस होने के बाद हमारे पास एक तो पेशेंट इस तरह से है, जैसे हमने डिस्कस किया कि पेशेंट को कोई तकलीफ है और वो डॉक्टर के पास में आए तो सबसे पहले डॉक्टर उसकी बायोप्सी करवाते हैं। बायोप्सी में कंफर्म होता है कि कैंसर है, क्योंकि कई बार इस तरह से गठाने या मुंह में अल्सर या जैसे आपको बताया सूजन, ये कभी नॉर्मल कारण से भी हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस के कारण भी हो सकती है, दूसरे इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है। तो सबसे पहले बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी के अंदर देखते हैं कि ये कैंसर सेल्स ही हैं। जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं उनका नॉर्मल जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया है, नॉर्मल उनका शेप साइज चेंज हो गया, तो हमें पता चला कि भाई कैंसर हो गया। सो कंफर्म बायोप्सी से होता है। जो भी ऑर्गन में हमें लग रहा है, डाउट लग रहा है, वहाँ से हम बायोप्सी करते हैं, कंफर्म करते हैं और उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं इमेजिंग, कि कैंसर कहाँ कहाँ फैला है। उसके लिए सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। सर, कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं?
जैसे हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हम बायोप्सी करते हैं, उसके बाद हम स्टेजिंग करते हैं। सो कैंसर का ट्रीटमेंट प्लान करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि पेशेंट को स्टेज कौन सा है। अब स्टेज के लिए हम लोग कैसे करते हैं, जैसे हमने बताया कि हम पहले CT स्कैन, MRI, PET स्कैन, जो ज़रूरत है, जो हर एक ऑर्गन्स में अलग अलग पद्धति से हम लोग स्टेजिंग करते हैं। एक बार स्टेजिंग होने के बाद हमको पता चलता है कि कौन से स्टेज में कैंसर है। अब मुख्यतः 4 तरह के स्टेज होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। अब अगर हम स्टेज के हिसाब से डिवाइड करें तो मोटा मोटा हम ऐसे गिने तो स्टेज 1 मतलब जहाँ पर ऑर्गन, जहाँ से कैंसर स्टार्ट हुआ है वहीं पर बिल्कुल अटका हुआ है और बहुत छोटा सा गठन है, जैसे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की गठन, और जो ऑर्गन में ब्रेस्ट में स्टार्ट है तो ब्रेस्ट में ही है, मुंह के कैंसर है तो वहीं पर है, लंग्स में है तो वहीं पर रहते हैं, उसको हम स्टेज 1 गिनते हैं। स्टेज 2 और 3 के अंदर कैसा होता है कि थोड़ा सा उसी ऑर्गन में से निकल के उस ऑर्गन के आसपास रहते हैं, जैसे कि मुंह में होगा तो थोड़े बहुत यहाँ पे बगल के अंदर गठाने हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर में हो सकता है तो उसके जो ड्रेनेज एरिया है, एक्जिला बगल, वहाँ पे गठान हो सकती है। इस तरह से आंतरियों के कैंसर में उसके आसपास गठान हो सकती है। जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स का ड्रेनेज सिस्टम होता है, उस ड्रेनेज सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम में जाके उसके आसपास के एरिया के अंदर जब फैलता है तो हम उसको स्टेज 2 और स्टेज 3 बोलते हैं। जब ये कैंसर इससे आगे फैल जाता है, ब्लड के अंदर जाने से हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में पहुंच जाता है, जिसमें खासकर लीवर, बोन और ब्रेन रहता है या लंग्स रहता है, तब हम उसको स्टेज 4 गिनते हैं। अब जनरली मोस्ट ऑफ कैंसर्स के अंदर स्टेज 1, 2 और 3 के अंदर हम लोग कैंसर को मिटा सकते हैं, मिटाने के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। उनके अंदर हम लोग कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन अलग अलग कैंसर में अलग अलग स्टेज के हिसाब से यूज़ करते हैं और पेशेंट को कैंसर से मुक्त करने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, और हम उसको क्यूरेटिव इंटेंट बोलते हैं, जब हम कैंसर को मिटाना चाहते हैं। और जब स्टेज आगे, जैसे आपने बताया कि स्टेज 4 हो जाता है, शरीर के दूसरे भाग में कैंसर फैल जाता है, तब हम कैंसर, उन पेशेंट्स के अंदर जनरली सर्जरी और रेडियोथेरेपी का यूज़ नहीं होता है। उसके अंदर हम लोग दवाइयाँ देते हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं और कैंसर के कंट्रोल को रोकते हैं, कैंसर आगे ना बढ़े उसके लिए प्रयास करते हैं, और जो फैल गया उसको कैंसर को कम करे उसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं। सर, कैंसर में कौन कौन सी दवाएं दी जाती हैं? देखिए, कैंसर में जो दवाई दिया जाता है जनरली सब लोग जानते हैं कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी क्या होता है, जैसे हमने डिस्कस किया था शुरू में कि जो भी सेल्स फास्ट बढ़ने लगते हैं, तो हमारे शरीर के नॉर्मल सेल्स का जब तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और वो कैंसर में चेंज हो जाते हैं, तो उस कंसेप्ट के ऊपर कीमोथेरेपी काम करती है। कीमोथेरेपी हमारे शरीर के फास्ट एक्टिंग सेल्स के ऊपर काम करती है, इसलिए वो कैंसर सेल्स को तोड़ती है। अभी तक जो सब लोग जानते हैं कि कीमोथेरेपी जो कैंसर के सेल्स को मारती है, उसको कोई भी दवाइयाँ जो कैंसर के सेल्स को मारे उनको हम कीमोथेरेपी कहते हैं, जो ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर यूज़ की जाती है और जो मोस्ट ऑफ पेशेंट्स के अंदर हमारे ट्रीटमेंट का मेन बेसिक पार्ट रहता है। अब जैसे साइंस में एडवांसमेंट हो रहे हैं, हमारे पास कीमोथेरेपी के अलावा बहुत सारी नई नई मेडिसिन आ रही हैं, जिसके अंदर एक टारगेटेड थेरेपी और एक इम्यूनोथेरेपी, ये 2 मेडिसिन बहुत यूज़ करने लगे हैं आजकल। टारगेटेड थेरेपी मतलब जैसे हमने डिस्कस किया था कि कोई ना कोई म्यूटेशन, कोई ना कोई स्पेसिफिक खराबी के कारण कैंसर होते हैं। अब ये म्यूटेशंस लंग कैंसर के अंदर अलग हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर अलग हो सकती है, आंतरियों के कैंसर के अंदर अलग हो सकती है। तो जो स्पेसिफिक टारगेट के अगेंस्ट हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं उसको हम टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं, और वो कीमोथेरेपी से अलग रहती है, उनके कॉस्ट अलग रहते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स अलग रहते हैं, उनका देने का तरीका अलग होता है। और जो अभी सबसे नया हमारा ट्रीटमेंट का पार्ट है वो है इम्यूनोथेरेपी। जैसे हम कीमोथेरेपी में और टारगेटेड थेरेपी में कैंसर के सेल्स को मारते हैं, पर इम्यूनोथेरेपी में हम क्या करते हैं, बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, और जो एक खराब सेल्स हमारे बॉडी के अंदर बन रहे हैं, जिनका ग्रोथ हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमारी बड़ी हुई इम्यूनिटी उन कैंसर सेल्स को मारती है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन इम्यूनोथेरेपी रहती है, जो अभी आजकल जैसे कोविड के अंदर काढ़ा पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बहुत स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स होती है जो सिर्फ कैंसर के सेल्स को मारती है, और उस पद्धति को हम लोग इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। अभी हमारे पास बेसिकली कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, ये 3 तरह की दवाइयाँ हैं जो हम कैंसर के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। सर, कीमोथेरेपी के बारे में कुछ जनरल पूर्वधारणाएं हैं कि जैसे कीमोथेरेपी की बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है या वो ये ट्रीटमेंट बहुत ही महंगी है, तो आपका उसके बारे में क्या मंतव्य है? देखिए, जैसे साइंस ने हर चीज़ के अंदर डेवलपमेंट किया है। पहले हम कौन सा फ़ोन यूज़ करते थे, आज हम कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं, पहले हम कौन सी कारें यूज़ करते थे, हम कौन सी कारें यूज़ करते हैं। जैसे साइंस में कीमोथेरेपी में भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। पहले जो कीमोथेरेपी में बोलते थे कि कीमोथेरेपी जहर है, पेशेंट उल्टियाँ करते करते मर जाता है, काउंट्स कम हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो इतनी सारी साइंस में एडवांसमेंट हुई है, ऐसे हमारे कीमोथेरेपी में भी बहुत एडवांसमेंट हुई है। अब जो ड्रग्स हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स भी कम करती हैं,
जो न्यूअर ड्रग्स आ रही है, नई ड्रग्स आ रही है, उसमें पेशेंट को साइड इफेक्ट होने की संभावना काफ़ी कम रहती है। और उसके साथ साथ में हमारे पास सपोर्टिव मेडिसिन भी बहुत सारी बढ़ गई हैं। सपोर्टिव मेडिसिन मतलब पेशेंट को वॉमिटिंग ना हो उसके लिए स्पेशल दवाइयाँ आती हैं। ऐसी दवाइयाँ आती है कि पेशेंट वॉमिटिंग महसूस भी नहीं करते हैं। बहुत सारे ऑलमोस्ट 90 to 95% पेशेंट्स में वॉमिटिंग प्रॉब्लम रहता ही नहीं है। फिर हमारे पास ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं कि जिससे काउंट्स कम ना हो, जिससे हमें इन्फेक्शन ना लगे, हमारे बॉडी में पेन ना हो। सो बहुत सारे सपोर्टिव मेडिसिन भी बढ़ गई हैं और बहुत सारी मेडिसिन भी ऐसी हो गई जिसमें साइड इफेक्ट्स ना हो। सो अगर मैं ऐसे आपको रफली कहूँ तो अराउंड 100 में से 90 to 95% पेशेंट्स आराम से कीमोथेरेपी सहन कर लेते हैं और साइड इफेक्ट्स मेजर इशू नहीं आता है। एक बार कीमोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले जो डर रहता है ना, वो 1 या 2 बार कीमोथेरेपी देने के बाद जो डर निकल जाए और पेशेंट मेंटली स्ट्रांग हो जाता है, उसके बाद जनरली साइड इफेक्ट्स बहुत परेशान नहीं करते। 5 to 10% ऑफ द पेशेंट्स के अंदर, डिपेंडिंग हम कौन सा कीमोथेरेपी दे रहे हैं, कौन सा डिजीज है, उसमें प्रॉब्लम होती है। बट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स एक बार ही मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। दूसरा आपका क्वेश्चन था कीमोथेरेपी की ड्रग्स महंगी बहुत है। देखिए, एक बार ही हमारे कीमोथेरेपी ड्रग्स है, कोई भी ड्रग्स के अंदर एक पेटेंट सिस्टम होता है। कोई भी कंपनी कोई नई ड्रग को ईजाद करती है तो उसमें बहुत खर्चा होता है, इसलिए 8 से 10 साल उसका पेटेंट फेज रहता है कि जब वही कंपनी ड्रग बना सकती है और दूसरी कंपनी ड्रग नहीं बना सकते। एक बार वो पेटेंट फेज खत्म होता है, उसके बाद सारी इंडियन कंपनीज ड्रग बना सकती है। एक बार इंडियन कंपनीज ड्रग बनाने लग जाती है तो पेशेंट की जो कीमोथेरेपी का कॉस्ट काफ़ी कम आ जाता है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पेशेंट्स के अंदर कीमोथेरेपी अफोर्डेबल रेंज के अंदर होती है। मोस्ट ऑफ पेशेंट 90% तक पेशेंट्स को कीमोथेरेपी के कॉस्ट में बहुत इशू नहीं आता है। मैं मानता हूँ 5 to 10% पेशेंट्स के अंदर कीमोथेरेपी ड्रग्स काफ़ी कॉस्टली होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके अंदर सिर्फ एक कॉस्टली ड्रग्स का ही ऑप्शन होता है। कई बार हमारे पास थोड़ा 5-10% फ़ायदा कम हो, लेकिन हमारे पास काफ़ी ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि जो उससे काफ़ी कम कॉस्ट में भी हमको काफ़ी अच्छा फ़ायदा कर सकते हैं। कॉस्ट के कारण पेशेंट कीमोथेरेपी ना ले, अभी तो बहुत 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 कम पेशेंट्स में ऐसा होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में दवाइयाँ सस्ती हो गई हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, हम सबको पता है, माँ कार्ड है, आयुष्मान भारत है। इसके अंदर अगर पेशेंट्स कोई भी कारण से कीमोथेरेपी के कॉस्ट बियर नहीं कर सकते हैं तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें पेशेंट्स कीमोथेरेपी फ्री में ले सकते हैं। अभी तो इंडियन कीमोथेरेपी ड्रग्स इतनी अच्छी बनती है कि पूरा यूरोप और अमेरिका इंडिया की कंपनी की ड्रग्स यूज़ करता है, तो हम तो आराम से यूज़ कर ही सकते हैं। सो ये कॉस्ट वाला फैक्टर भी ऑलमोस्ट अभी किसी को प्रॉब्लम नहीं करता है। सर, क्या कैंसर पता चलने के बाद हर एक पेशेंट की मृत्यु हो जाती है? कितने पेशेंट ठीक हो सकते हैं ट्रीटमेंट के बाद? कैंसर होने के बाद देखिए, सबसे पहले सबके मन में यही आता है, कैंसर मतलब मेरे पास कितना समय बचा है। कैंसर का नाम सुनते ही सब उस चीज़ को अपनी मृत्यु के साथ कोरिलेट करना चालू कर देते हैं। बट जैसे मैंने बताया कि हम स्टेज 1, 2, 3 कैंसर्स के अंदर मिटाने के लिए, कैंसर को मिटाने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं और ज़्यादातर पेशेंट्स में कैंसर मिट जाता है। जब अगर पेशेंट शुरुआती स्टेज में कैंसर का डायग्नोसिस लेके आते हैं तो ट्रीटमेंट से कैंसर मिट जाता है। कई कैंसर्स तो ऐसे हैं कि जिसके अंदर कैंसर मिटने का रेट 90% से भी ज़्यादा है, जैसे हॉजकिंस लिम्फोमा है, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हैं। इसके अंदर 100 में से 90-95% तक पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ज़्यादातर पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लंग कैंसर, मुंह के कैंसर, आंतड़ियों के कैंसर में भी अगर हम शुरुआत के स्टेज के अंदर डायग्नोस करते हैं तो मोस्ट ऑफ पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। एक कुछ समय तक ट्रीटमेंट चलती है जिसमें एक सर्जरी आता है, कुछ पेशेंट्स के अंदर रेडियोथेरेपी का यूज़ लेते हैं। रेडियोथेरेपी जनरली 3 से 4 सप्ताह चलती है। सर्जरी का आपको पता है 10 से 15 दिन का हॉस्पिटल स्टे और सर्जरी रहता है, और कीमोथेरेपी 4 से 6 महीना चलती है। एक बार ये ट्रीटमेंट फेज खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है। उसके बाद सिर्फ पेशेंट को कुछ समय पे, रेगुलर समय पे आके चेकअप कराना होता है, और ये चेकअप भी जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे हम चेकअप का ड्यूरेशन बढ़ाते जाते हैं। जैसे पहले शुरुआत के 1 साल में हम 3-3 महीने बुलाते हैं, उसके बाद में हम 6-6 महीने बुलाते हैं, एक बार 5 साल हो जाते हैं, उसके बाद हम पेशेंट्स को मोस्ट ऑफ केस चेकअप के लिए भी नहीं बुलाते। अगर शुरुआत के स्टेजेस में कैंसर पता चलता है तो बहुत सारे पेशेंट्स में कैंसर मिट जाता है, ज़्यादातर पेशेंट में कैंसर मिट जाता है, और कुछ समय के बाद उनको फिर बार बार हॉस्पिटल आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जो स्टेज 4 की बात करें, स्टेज 4 मतलब वो कैंसर बॉडी के अंदर फैल गया है, पूरे ब्लड के द्वारा बॉडी के दूसरे पार्ट में सर्कुलेट हो रहा है। उसके अंदर मैं मानता हूँ कैंसर को हम जड़ से नहीं मिटा सकते, बट उस स्टेज के अंदर भी हम लोग ट्रीटमेंट से पेशेंट्स को बहुत लंबे समय तक राहत दे सकते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो स्टेज 4 कैंसर आने के बाद भी 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल तक खींचते हैं दवाई के साथ। और ऐसा भी नहीं है कि वो पूरा 10 साल उनको कीमोथेरेपी लेना है और हमेशा कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स सहना है। उसमें भी जब कैंसर की मात्रा ज़्यादा होती है तो हम कीमोथेरेपी देते हैं, जब कैंसर की मात्रा कम हो जाती है उस समय कीमोथेरेपी बंद कर देते हैं। पेशेंट 4-6 महीने कीमोथेरेपी लेता है,
फिर 2-3 साल कीमोथेरेपी नहीं लेता है, फिर 4-6 महीने कीमोथेरेपी लेता है, फिर 1-2 साल कीमोथेरेपी नहीं लेता है। ऐसे कर करके हम लोग काफ़ी पेशेंट्स के अंदर, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, लंग कैंसर के अंदर, मुंह के कैंसर के अंदर कई सालों तक पेशेंट अपनी लाइफ निकाल सकते हैं। और जो समय में बीच में कीमोथेरेपी नहीं चलता उस समय पेशेंट्स एकदम नॉर्मल रहते हैं। कुछ कैंसर्स हैं जैसे पैनक्रियाटिक कैंसर है, गॉल ब्लैडर कैंसर्स हैं या फिर लीवर के कैंसर्स है, वो खराब होते हैं जिसमें हमारा लाइफ सर्वाइवल काफ़ी कम रहता है। बट जिस हिसाब से साइंस में डेवलपमेंट हो रही है, नई नई मेडिसिन आ रही है, कुछ समय में ये सारे कैंसर्स भी काफ़ी लंबे समय तक फ़ायदा मिल सकता है इन पेशेंट्स में भी ट्रीटमेंट से। सर, कैंसर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कैंसर होने का मेन कारण जैसे हमने जाना कि म्यूटेशन की जो हमारे सेल ग्रोथ मैकेनिज्म्स होते हैं उसके अंदर खराबी होना। अब ये म्यूटेशंस दो तरह से हो सकते हैं। एक अपने आप होते हैं जिसको हम वियर एंड टियर मैकेनिज्म बोलते हैं कि रोज सेल्स डिवाइड होते होते कहीं कोई खराबी आ गई जिसके कारण ये कैंसर में तब्दील हो गए। उसमें तो मेरा और आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो कंट्रोल के बाहर है। लेकिन ये म्यूटेशंस होने का एक बहुत बड़ा कारण है हमारे कई एडिक्शंस, जैसे कि टोबैको, अल्कोहल, पेस्टिसाइड्स और पोल्यूशन। अगर हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, टोबैको है, बीड़ी है, इन सब से हम बच सकते हैं। हम लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी कर रख सकते हैं, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहें, न्यूट्रिशियस खाना खाएं, जंक फूड से दूर रहें। अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो जो चीज़ हमारे हाथ में हम उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। और कई कैंसर्स है जैसे खासकर लंग कैंसर और मुंह के कैंसर, इसमें तो 80-90% कैंसर का कॉज ही तंबाकू है। सो अगर हम ये 3 चीज़ें करेंगे, एडिक्शन छोड़ दें, हेल्दी रहें और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी रखें, तो जो कैंसर्स हम बचा सकते हैं वो तो हम काफ़ी बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।